हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन इंजीनियर क्लासेस। मैं सी एस भगवती चंद। आज आप लोगों को क्लास 12 अकाउंटेंसी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। अकाउंटेंसी आप लोग ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो कंटेंट्स है पहले हम लोग वो देखेंगे कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है पूरे 12th के अंदर में, और इसको 3 पार्ट में बेसिकली बांटा हुआ है। हम यहाँ पे सिर्फ 2 पार्ट लिखे हुए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट सी जो आपका है बेसिकली वो प्रोजेक्ट है। जो 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होगा वो स्कूल में अलग अलग टॉपिक्स होंगे जो बुक्स में भी दिए हुए हैं, उस पर हम आज चर्चा नहीं करेंगे। जो आपका बोर्ड में पेपर आएगा उसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर बेसिकली 3 पोर्शंस हैं। पहला हमारा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, दूसरा है अकाउंटिंग हमारा पार्टनरशिप फर्म का, और तीसरा अकाउंटिंग कंपनीज का। पार्ट बी के अंदर अगेन 2 यूनिट्स हैं हमारा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब मार्क्स का डिवीजन भी हमको बता दें। जो एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ से आपको टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बोर्ड्स में। पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग के अंदर आपको टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और कंपनीज की अकाउंटिंग के अंदर से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी कि टोटल जो आपका क्वेश्चंस होगा पार्ट ए से वो 60 मार्क्स का क्वेश्चंस आएगा, जबकि पार्ट बी से 2 चैप्टर्स हैं बेसिकली, और वहाँ से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और उसमें भी डिस्टिंग्विश जो सीबीएसई ने करा हुआ है वो है 12 मार्क्स आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और 8 मार्क्स हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। 20 मार्क्स दोनों मिला के पार्ट बी से, और टोटल ये 80 मार्क्स के क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड के पेपर्स बनेंगे। तो ये हमारा डिवीजन ऑफ मार्क्स है, और इतने सारे चैप्टर्स हमें कवर करने हैं 12th के अंदर। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस बार सिलेबस कम होगा, सीबीएसई इसको कम करेगी ड्यू टू द कोविड-19 और ये पैंडेमिक सिचुएशंस हैं, क्लासेस नहीं चल रहे हैं। तो मेरी एक सजेशंस है आप लोगों से कि प्लीज़ सिलेबस जो भी कट डाउन करे सीबीएसई, या जिस भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं वो बोर्ड आपका सिलेबस रिड्यूस जरूर कर देगा। हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है रिड्यूस भी हो जाए। आप उसके अकॉर्डिंगली ना जाके, मेरा आपसे एडवाइस है, मेरी ये राय है कि आप पूरा सिलेबस कवर कीजिए। क्योंकि जो लोग आज अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, जो लोग आप कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, 12th में हैं, आगे जब आप अकाउंटिंग में कैरियर बनाने के लिए जाएंगे, आगे जब हायर एजुकेशन में जाएंगे, चाहे वो आप बीकॉम करने के लिए जाएँ, या बीकॉम ऑनर्स करते हैं, या आप सीए का कोर्स करते हैं, सीएस का कोर्स करते हैं, सीएमए करते हैं, या बहुत सारे कोर्सेज हैं, या क्योंकि जब आपने कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट किया है तो निश्चित ही आपको कहाँ जाना है, कॉमर्स फील्ड में ही आपको काम करना है, और वहाँ पे अकाउंटेंसी सबसे मेजर रोल प्ले करता है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको आने चाहिए, सारे कंटेंट्स आने चाहिए, और ये जो 11th और 12th की जो अकाउंटिंग है वही आपका बेस है, पिलर है। आप अगर बेस सही नहीं बनाएंगे तो आगे जाके बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। ये जो भी टॉपिक्स आप यहाँ पे देख रहे हो, इसका फाउंडेशन आपका यहीं से होगा और यही चीज़ आएगा। आप बीकॉम का सिलेबस उठा के देख लो, या आप किसी प्रोफेशनल कोर्सेज का सिलेबस उठा के देख लो, ये सारे आगे जाके आपको डिटेल्स में पढ़ने पड़ेंगे। चाहे वो कंपनीज की अकाउंटिंग हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो एनपीओ हो, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, सीएफ हो, सारे के सारे वहाँ पर आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। और अगर यहाँ पर आपने बेस नहीं बनाया तो अल्टीमेटली आगे आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी सिलेबस आपका होगा वो बाद में आप फोकस कीजिएगा, लेकिन एट अ फर्स्ट ग्लांस पहली बार एक दफ़ा आप पूरा सिलेबस कवर कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो आगे बहुत ही दिक्कत हो सकती है। इसलिए प्लीज़ ये मेरा एडवाइस है कि इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिएगा कि हमारा सिलेबस कम हो जाएगा, या हमारा ये चैप्टर नहीं आएगा, हमारा वो चैप्टर नहीं आएगा। आप पूरा सिलेबस कवर कीजिए, क्योंकि आपके पास तो अभी ज़्यादा टाइम है। स्कूल नहीं जाना है, घर में रहना है, या घर से ही क्लासेस लेने हैं, तो आपके पास टाइम ज़्यादा होगा। तो और डिटेल्स पढ़ने की कोशिश कीजिए। और सिमिलरली अगर आपने 11th का कवर नहीं किया है, अब 11th की अकाउंटिंग अगर आपको अच्छे से नहीं आती है, वहाँ पे आपने बेसिक कंसेप्ट नहीं बनाया है, निश्चित है आपको 12th में दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पे आपने जर्नल एंट्री सीखा, स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग सीखा। अब जिसको वहाँ पे दिक्कत होगा तो आगे दिक्कत होगा, क्योंकि सारे एक दूसरे के साथ क्या है, रिलेट हैं, सब एक दूसरे के साथ लिंक में चलता है। अगर आपको डेबिट क्रेडिट का रूल का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप कैसे कंपनीज में आप शेयर इशू की एंट्री पास करेंगे, डिबेंचर्स की एंट्री पास करेंगे, या पार्टनरशिप फर्म में एंट्री ही नहीं आ रहा है। क्योंकि अकाउंटिंग में सबसे बेस क्या है, हम पहला स्टेप जब हम अकाउंटिंग का उठाते हैं तो क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं। अब ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करने का रूल्स ही पता नहीं है, उसका बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है, उसके रूल्स नहीं पता है, तो आगे आप सब जगह प्रॉब्लम में फंसेंगे। इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रह के आप डिटेल्स में स्टडी
कीजिए, मेरी यही राय है, मेरी ये एडवाइस है, बाद बाकी करना आपको है, जैसा भी करना आप चाहते हैं वैसा कीजिए। एनपीओ का एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, तो जो लोग अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पे जाके और या तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से जाके देखिए, एनपीओ की वीडियो मिलेगी, क्योंकि यही एनपीओ बीकॉम में भी है। और जब मैंने बीकॉम का वीडियो बनाया था तो वहाँ पे भी मैंने एनपीओ बड़ा बेसिक लेवल से बनाया था, ताकि जिसको एनपीओ जिस बच्चे ने 12th में नहीं पढ़ा था तो वो भी उसको कवर अप कर सकता है वहाँ पे। अगेन आप लोगों को अगर एनपीओ का और बेसिक और बिगनिंग से और डिटेल्स वीडियो चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसमें कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए कि अगेन और एनपीओ में और डिटेल्स मुझे चाहिए, तो फिर मैं एनपीओ का भी बना दूंगा। तो एनपीओ का वीडियो ऑलरेडी मेरा डला हुआ है, एक बार जरूर जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक्स है हमारा पार्टनरशिप फर्म। सबसे ज़्यादा मार्क्स कवरेज यही है और सबसे बड़ा टॉपिक्स भी, चैप्टर भी हमारा यही है। 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आपका यहाँ से कवर करेगा, चाहे वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो या 3 मार्क्स का हो या 6 मार्क्स का हो, 8 मार्क्स का हो, क्योंकि सीबीएसई के पैटर्न आप लोगों का पता है, 20% मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, या वो एमसीक्यू हो या फिल इन द ब्लैंक्स हो, तो छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं इस चैप्टर से और बड़े भी आते हैं। तो टोटल पॉइंट हमारा है 30 मार्क्स का। तो आगे जो हम करेंगे शुरू, वो करेंगे पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप की जो अकाउंटिंग हम करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करें कि पार्टनरशिप होता क्या है। 2 और मोर देन 2 पर्सन्स जब आपस में एक कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है, ठीक है, और कॉमन ऑब्जेक्ट का पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग। तो सबसे पहला चीज क्या है, 2 और मोर देन 2 और मोर देन 2 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट हमारी होगी यहाँ पे। जो क्या करेगा, एसोसिएट होगा। एसोसिएट होगा किस चीज के लिए, कॉमन ऑब्जेक्ट, और पर्पस क्या होगा, प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, अब इस प्रॉफिट मेकिंग करने के लिए जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग एसोसिएट होंगे तो उस एसोसिएशन को हम क्या नाम देते हैं, पार्टनरशिप। अब ये पार्टनरशिप जो हमारा बनेगा, मोटिव हमने देख ही लिया, प्रॉफिट मेकिंग। इसके लिए क्या कोई गवर्निंग रूल है? अगर आप 11th का बीएसटी पढ़े होंगे या 11th की जब आप बिजनेस अकाउंटिंग की जब बात करते हैं या बीएसटी की बात करते हैं, तो वहाँ पे आपने बीएसटी के अंदर बड़े सारे फॉर्म ऑफ बिजनेस देखा होगा कि बिजनेस प्रोप्राइटरशिप में होता है, बिजनेस एक पार्टनरशिप बना के किया जाता है जिसको हम पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं, बिजनेस हम ज्वाइंट कंपनीज बना के कंपनी लॉ के अकॉर्डिंगली करते हैं, या और भी बहुत सारे फॉर्म्स थे वहाँ पे कि अलग अलग टाइप्स से हम बिजनेस करते हैं और अलग अलग फर्म से हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे वहाँ पे जो आपने बेसिकली पार्टनरशिप के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होगी, थोड़ा सा ब्रीफ हम करेंगे। तो वहाँ पे भी आपने यही डिफरेंस देखा होगा, 2 और मोर देन 2 पर्सन जो एसोसिएट होता है प्रॉफिट मेकिंग करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। अब कहते हैं कि क्या हर एक 2 और मोर देन 2 पर्सन जो एसोसिएट होगा उसे हम पार्टनरशिप ही बोलेंगे? यस, पार्टनरशिप ही बोलेंगे, जब तक कि वो कोई दूसरे स्टैच्यू के अंदर किसी दूसरे लॉ के अकॉर्डिंगली वो अपने आप को इनकॉर्पोरेट नहीं करता है, फॉर्म नहीं करता है। अब ये जो पार्टनरशिप 2 और 2 से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर काम करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों के बीच में, इन लोगों के बीच में क्या होगा, एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, और उस कॉन्ट्रैक्ट और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली वो काम करेंगे। और ये एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, दोनों तरीके से वो एग्रीमेंट हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि ऑलवेज पार्टनरशिप रिटन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे ही बनता है एज पर द, और इन सब को गवर्न करने के लिए हमारे कंट्रीज में एक लॉ बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप एक्ट। तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली, और पार्टनरशिप एक्ट में भी सेक्शन 5 कहता है कि ओरल और रिटन, अगर कोई भी एग्रीमेंट 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अ कॉमन ऑब्जेक्ट टू अर्न प्रॉफिट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप। अब अगर रिटन होता है, जो डॉक्यूमेंट्स हम बनाते हैं, जो एग्रीमेंट करते हैं, उस एग्रीमेंट को हम क्या नाम देते हैं, उस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ये अगेन रिमाइंड करा रहे हैं, आप लोग 11th के बीएसटी में पढ़े होंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या कंटेंट्स हम डालते हैं। जो लोगों को याद नहीं होगा तो एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा, समझाओ 1 आध नंबर का क्वेश्चंस आपके
यहाँ पे भी पूछ सकता है कि पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या कंटेंट्स हो सकते हैं, मिनिमम कितने लोग होंगे। नाउ मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं पार्टनरशिप के अंदर, ये भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि मैक्सिमम एक फर्म के अंदर, एक पार्टनरशिप फर्म जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर मैक्सिमम कितने पार्टनर होते हैं। मिनिमम की बात तो हमने देख ली कि कम से कम 2 होना चाहिए, मैक्सिमम 50 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते हैं। मैक्सिमम पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म 50। कुछ एक्सेप्शंस हैं प्रोफेशनल फर्म्स, उसके लिए उसकी बात नहीं करेंगे हम। नॉर्मल जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन ऑब्जेक्ट प्रॉफिट एक्टिविटीज है वो क्या करेगा, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, सर्विस प्रोवाइडिंग करेगा, ये सारे काम करेगा। तो ऐसे पार्टनरशिप फर्म के अंदर मैक्सिमम जो पार्टनर्स की संख्या होगी 50। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये मैक्सिमम जो 50 लिमिट्स है दैट इज गिवन इन द पार्टनरशिप एक्ट? नो। ये कहाँ पे है? ये कंपनीज एक्ट में है। कंपनीज एक्ट का एक रूल है बेसिकली, कंपनीज एक्ट मिसलेनियस रूल्स, और वहाँ पे क्लियरली कहता है कि अगर कोई बिजनेस आप करते हैं और उसमें 50 से ज़्यादा मेंबर्स होते हैं तो उसे हम क्या डिक्लेयर करेंगे? इलीगल एसोसिएशन। और इलीगल एसोसिएशन नहीं बने इसके लिए क्या करना होगा? उसे कंपनीज लॉ के अकॉर्डिंगली रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, कंपनीज क्रिएट करना पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है कि मैक्सिमम, इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो मेंबर्स होंगे वो कितने होंगे? 50। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। तो 50 मेंबर्स मैक्सिमम, मिनिमम 2, एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। एग्रीमेंट के अंदर पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या कंटेंट्स होते हैं उसका डिटेल्स हम अकाउंटिंग में नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग पे सीधे चलेंगे। तो डीड्स वगैरह में क्या आएगा, ये सारे जो बेसिक कंसेप्ट हैं ये आप एक बार 11th के BST के बुक से, जहाँ पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस है, उस चैप्टर्स में जाके एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। अकाउंटेंसी के बुक्स में भी थोड़े बहुत लिटरेचर्स हैं, थ्योरेटिकल पोर्शंस हैं, तो वहाँ से भी पढ़ के आप काम चला सकते हैं। फिर भी अगर किसी पॉइंट्स पे आपको कोई डाउट्स है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या इवन यू कैन राइट मेल और मैं उसका सलूशन दूंगा। आते हैं अब आगे नेक्स्ट टॉपिक्स पे, प्रैक्टिस। अब अकाउंटिंग में पार्टनरशिप की जो फर्म की जो हम अकाउंटिंग करेंगे बेसिकली, तो क्या क्या करेंगे। अभी तक जो हमने अकाउंटिंग पढ़ा वहाँ पे हमने प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग पढ़ी, थोड़ा सा उसको हम बैक में लेके चलेंगे। प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग में जब आप फाइनल अकाउंट बनाते थे तो बेसिकली 2 रिपोर्ट्स हम बनाते थे, एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट। ये 2 रिपोर्ट तैयार करते थे। बाद बाकी सारे स्टेप्स, कहीं भी किसी की भी अकाउंटिंग करो आप किसी सोसाइटी की करो, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की करो, आप कंपनीज की करो, जो स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग था, सबसे पहले हमारा क्या था स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग में? रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस, वो आपको करना ही करना पड़ेगा। देन आपको क्या करना था? क्लासीफाई करना था, यानी कि लेजर बनाने होते थे। देन क्या करना था? ट्रायल बैलेंस बनाना होता था। वो सब कुछ एज इट इज यहाँ पे भी होगा। उसके बाद जब हम रिपोर्टिंग पोर्शंस पे आएंगे तो रिपोर्टिंग में भी ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस पार्टनरशिप फर्म भी बनाती है, बैलेंस शीट भी पार्टनरशिप फर्म बनाती है। लेकिन यहाँ पे जो कुछ डिफरेंट चीज़ होगा, डिफरेंट अकाउंट्स के जो पोर्शंस होंगे वो आपको बनाने पड़ेंगे, और बेसिकली वही सिलेबस का कवरेज होगा। सबसे ज़्यादा फोकस हम लोग वहीं पे करेंगे, वहीं से क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे जो पहला है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की हम बात करते हैं। वहां पे क्या था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब प्रोप्राइटरशिप बिजनेस नाम से ही स्पष्ट है, सिंगल ओनर था। तो सिंगल ओनर था तो हम एक ही जने का कैपिटल होगा, तो अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनाने की कोई जरूरत थी ही नहीं। लेकिन यहाँ पे हमने डिफिनीशंस में ही देखा कि पार्टनरशिप का जो कंसेप्ट ही यही है कि 2 और मोर देन 2 पर्सन्स है। अब किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर 3 पार्टनर होंगे, किसी में 4, किसी में 5, मैक्सिमम भी हमने देखा कि 50 तक हो सकते हैं। अब अगर 5 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, 2 पार्टनर्स हैं, तो आखिर किसका कितना कैपिटल है वो पता करने के लिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो पूरे साल में उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चेंजेस आए, साल के स्टार्टिंग में कितने पार्टनर्स कैपिटल थे, या फिर एक नया पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट होता है तो बिगिनिंग में उससे कितने कैपिटल थे, फिर एट द एंड ऑफ द ईयर उस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चेंजेस हुए, और फिर क्लोजिंग बैलेंस कितना बना। तो हर एक पार्टनर्स के हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक तो यहाँ पे नई चीज़ हमें ये सीखनी पड़ेगी, नया चीज़ हमें ये करना पड़ेगा। एंड सेकेंड वन इज द प्रॉफिट लॉस। तो हमने बना लिया,
प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? डिवीजन करना, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जो हमने यहाँ पे प्रॉफिट लॉस बनाया, यहाँ से जो कंपनी का नेट प्रॉफिट निकलता था, ये आप लोगों को याद होगा, ट्रेडिंग अकाउंट से हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे, तो पीछे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेट प्रॉफिट जब हमारा आ गया तो उस नेट प्रॉफिट को कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अब कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनरशिप फर्म में? कॉमन सेंस लगाइए, पार्टनर्स हैं तो प्रॉफिट जब हम यहाँ पे क्या करते थे पार्टनरशिप के अंदर, अगर आपको याद होगा, तो जितनी नेट प्रॉफिट होती थी, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते थे? उसको कैपिटल अकाउंट में प्लस करते थे, अगर नेट प्रॉफिट है तो। नेट लॉस होता था तो कैपिटल अकाउंट में माइनस करते थे। अब यहाँ पे अलग अलग पार्टनर्स हैं, अलग अलग कैपिटल अकाउंट बना हुआ है, तो आखिर उस प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो नेट प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस डिस्ट्रीब्यूशन की जो मैकेनिज्म है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। बिसाइड दैट, अब अगर पार्टनर्स है, आपको अगर याद होगा, अगेन रिमाइंड कराएंगे कि 11th में जब आपने पढ़ा होगा पार्टनरशिप थ्योरी में बीएसटी के अंदर, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़े होंगे। अब वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो पार्टनर्स वहाँ पे काम करता है उसको सैलरी भी मिलती है, उसको कमीशन भी मिलता है, उसके कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है। ड्राइंग आपने सुना होगा, ड्राइंग अगर पार्टनर्स करता है, जैसे यहाँ पे प्रोवाइडर्स में भी ड्राइंग होती थी, अब यहाँ पे पार्टनर्स अगर ड्राइंग करेगा तो उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो इन सारे चीज़ों का जो एडजस्टमेंट है, वही एडजस्टमेंट हम यहाँ पे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन एक्सेट्रा। तो पार्टनर्स के बीच में जो भी लेन देन होगा, पार्टनर्स को जो कुछ भी फर्म से मिल रहा है, बेसिकली उन सब चीज़ों का जो एडजस्टमेंट होता है, वो हम कहाँ करते हैं? आके प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में। तो पहले हम क्या करेंगे, और एट द एंड जब इस नेट प्रॉफिट में से ये सारा चीज़ हम एडजस्टमेंट कर लेंगे, फिर जो होगा, जो प्रॉफिट बचेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट है वो डिविजिबल प्रॉफिट को भी तो बांटेंगे पार्टनर्स के अंदर। अब जिसका तो यहाँ पे जब बैलेंस बचेगा, इन सब करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट। अब उस डिविजिबल प्रॉफिट का जो भी शेयर रेशियो होगा, पार्टनर्स के जो शेयर्स होंगे, प्रॉफिट लेने के जो शेयर्स रेशियो होंगे, उस रेशियो में उसको हम बांट देंगे और उसके कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो करना तो वही चीज़ है कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट था, एक सिंगल प्रोप्राइटर था, सिंगल ऑनर था, तो सारे प्रॉफिट लॉस को उसके कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट कर दिए। यहाँ पे अलग अलग पर्सन्स हैं, तो हम बैलेंस शीट में, आप अगर सपोज करो कि 20 पार्टनर्स है, तो 20 पार्टनर्स का नाम बैलेंस शीट में सबका एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो और सबको ये चीज़ इन्फॉर्मेशन देना, यानी कि रिकॉर्डिंग करना सिस्टमेटिकली, क्योंकि अकाउंटिंग हमारा साइंस भी है, एक सिस्टमेटिक स्टडी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए ये लॉजिक बनाया गया कि हर एक पार्टनर्स का हम सेपरेट कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे, और जितने भी नेट प्रॉफिट्स आएंगे उसको हम प्रॉपर्ली अप्रोप्रिएट करेंगे, और फिर उसकी पोस्टिंग पार्टनर्स के कैपिटल में दिखाएंगे, ताकि वो सब कुछ लॉजिकली हमें वहाँ पे दिखाई दे और उसका रिलेशंस हमें दिखता रहे, और आसानी से लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकें, उस अकाउंटिंग को समझ सकें। तो मेन पर्पस यही था। अब आगे हम लोग देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनाएंगे, तो 1 बाय 1 हम लोग चलेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही सारा चीज़ बेसिकली पार्टनरशिप में आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स कैसे बनाएंगे, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे कैपिटल के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, सैलरी के ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कमीशंस का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, अगर उसमें गलती हुई तो उसको रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे। अगेन अगर 11th में याद होगा तो रेक्टिफिकेशन वाला एक चैप्टर था कि अगर गलत एंट्री हो जाती है तो रेक्टिफाई कैसे करें एज पर द अकाउंटिंग नॉर्म्स, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर आपने गलत किया है तो फिर से दोबारा, नॉर्मल प्रैक्टिस में जब हम लिखते हैं तो क्या करते हैं, गलती होती है तो इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। बोर्ड पे है तो मिटा देंगे, कॉपी पे है तो आप इरेज कर देंगे, नोटबुक्स में है तो आप क्या करते हैं, फ्लूट लगा देते हैं। लेकिन अकाउंटिंग ऐसा अलाउड नहीं करता है, वो कंप्लीटली इलीगल माना जाता है एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर आपने गलती करा हुआ है तो उस गलती को गलत ही रहने देना है, उसको सही करने के लिए आपको अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंगली रेक्टिफाइड एंट्रीज पास करनी होगी, और रेक्टिफाइड एंट्रीज के जरिए उसको करेक्शंस करना होगा। तो इतने सारे काम आप करेंगे तो गलती हो सकती है, इसमें भी पॉसिबल। और जब वो गलती होगी तो उसको रेक्टिफाइड कैसे करेंगे, तो यही सारा पूरा सेगमेंट हमारा पार्टनरशिप के अंदर होगा।
जब आगे चलेंगे, अब अगर पार्टनरशिप है तो लड़ाइयाँ तो होगी, घर में भी लड़ाइयाँ होती है, तो पार्टनर्स के बीच में भी लड़ाई होगी, कभी प्रॉफिट लेने के लिए, कभी सैलरी लेने के लिए, कभी इंटरेस्ट लेने के लिए, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो आप काम कर रहे हैं वो काम ही खत्म हो गया, वो काम ही नहीं रहा, तो अल्टीमेटली इसको बंद तो करेंगे, बिजनेस बंद तो करेंगे। बिजनेस बंद करेंगे तो आखिर डिजॉल्व कैसे करेंगे उसको? सपोज करो कि पैसे की जरूरत पड़ गई, अब 2 पार्टनर्स है, उसके पास पैसा ही नहीं है बिजनेस लाने के लिए, बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, क्या करेंगे? पैसे लाने की जरूरत पड़ेगी हमें। अब किसी तीसरे को लेके आएंगे कि भैया तुम भी मेरे बिजनेस में आ जाओ। अब तीसरा पार्टनर आएगा तो वो पैसा लेके आएगा, तो कैसे उसको हम एडजस्ट करेंगे? न्यू पार्टनर्स को कैसे हम फर्म में एडमिट कराएंगे? तो एडमिशन ऑफ पार्टनर हो जाएगा, तो फिर अकाउंटिंग हमारी चेंज करनी पड़ेगी, सब कुछ हमें फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स एक चैप्टर बन जाएगा हमारा। समटाइम्स पार्टनर रिटायर कर जाएगा, अब सपोज करो कि उसको फॉरेन की अपॉर्चुनिटी मिल गई, वो फॉरेन में जाके सेटल कर गया, या वो बीमार पड़ गया, वो अब काम नहीं करना चाहता है, उसने कहा कि भैया मुझे फार्म से निकलना है। अब क्या करेंगे हम? उसको रिटायर करेंगे। अब रिटायर करेंगे तो अगेन वो खाली हाथ तो नहीं जाएगा, वो अपना सारा लेके जाएगा, अपने पैसे लेके जाएंगे, अपने हिसाब करके लेके जाएगा। बिसाइड दैट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसको हम बोलते हैं गुडविल। अब अगर मान लो कि एक बंदा 20 साल तक आपके साथ काम करके जा रहा है, तो क्या जितना उसका कैपिटल है उतना ही लेके जाएगा? 20 साल में जो उसका रिपुटेशन बढ़ा उस फर्म का मार्केट के अंदर, क्या उस रिपुटेशन की भी तो वैल्यू होती है ना? अगर याद होगा तो 11th में हम लोग पढ़ते थे टेंजेबल इंटेंजेबल एसेट्स, और सबसे पहले एग्जांपल आता था हमारा कि गुडविल क्या है हमारा? गुडविल हमारा इंटेंजेबल एसेट्स है। तो इतने दिन तक जो गुडविल जनरेट हुआ उस बिजनेस का, उस गुडविल का हिस्सा उस पार्टनर का भी तो होगा जो पार्टनर रिटायर करके जा रहा है, या सडनली बेचारे का डेथ हो गया, तो आखिर उस गुडविल की वैल्यू भी तो वो मांगेगा। तो अगेन हम क्या करेंगे? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे। तो यही सारा चीज पूरे पार्टनरशिप की अकाउंटिंग में हमें सीखनी है, लेकिन 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप। अगली वीडियो में हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से, कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। तब तक एक बार आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि बेसिक कंसेप्ट जो पार्टनरशिप का है, कि पार्टनरशिप कहते किसे हैं, या फिर पार्टनरशिप डीड्स में क्या क्या चीज़ होता है, कुछ और भी थ्योरी पढ़ेंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कि समटाइम्स क्या होगा कि अब जब पार्टनरशिप डीड हम बनाते हैं, अब अगर कोई प्रोफेशनल तरीके से पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, या किसी प्रोफेशनल ने पार्टनरशिप ड्राफ्ट तो किया लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो मिस हो गए, आपने उस पर नहीं लिखा, तो क्या करेंगे? अनसर्टेनिटी आ जाती है। अब सपोज करो कि हमने इंटरेस्ट के बारे में कुछ लिखा ही नहीं पार्टनरशिप डीड में, कोई कमिटमेंट ही नहीं हुआ, कोई एग्रीमेंट ही हमारा नहीं हुआ कि इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, तो क्या करेंगे? तो इन सब सर्कमस्टांसेस में क्या क्या करेंगे उस पॉइंट पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट, देन प्रॉफिट लॉस एंड गुडविल्स एंड सो ऑन, जो भी टॉपिक्स हमने अभी डिस्कस किया वो एक एक करके बनाएंगे। प्रैक्टिकल इसके बाद शुरू होगा, जब हम पार्टनरशिप कैपिटल्स पे आएंगे वहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे। तो फर्स्ट कंसेप्ट कि उसको बनाएंगे कैसे, देन प्रैक्टिकल का करेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करके रखिए। अगले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा और जानकारी ऐसे ही आपको मिलती रहे, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाएगा कि हमने नया वीडियो पोस्ट किया है। और भी किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या और भी किसी टॉपिक्स पे अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे कमेंट बॉक्स में, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे ईमेल आईडी पे आप लिखिए, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, या फिर किसी कैरियर से रिलेटेड हो, या फिर हायर एजुकेशन की आपको बात करनी है, या इवन नॉट 11th और 12th आप बीकॉम से जुड़ा हुआ कोर्सेज हो, या CA/CS से जुड़ा हुआ कोर्सेज हो, या कोई भी कॉमर्स से जुड़ा हुआ जो फील्ड है, या इवन जॉब रिलेटेड क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, या फिर इंटरव्यू से जुड़ा हुआ चीज़ क्या क्या होता है, उसके बारे में भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप बेझिझक आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मेरे इस कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या जानकारी चाहिए, क्योंकि हर एक पर्सन का जो नीड होता है वो अलग अलग होता है, हर एक पर्सन का जो लर्निंग एबिलिटी होता है वो अलग अलग होता है। जरूरी नहीं है कि किसी को पूरा समझ में आ जाए, किसी को कम समझ में आया, किसी को और रिक्वायरमेंट है, किसी को और रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सब अलग तरीके से डील करते हैं। तो अपने अकॉर्डिंगली आप अपना प्रॉब्लम्स लिखेंगे, अपनी बातें बताएंगे, तो उसको जो बोलते हैं कस्टमाइज तरीके से, क्योंकि एक कॉमन चीज़ तो हमने बोल दिया, लेकिन सबकी प्रॉब्लम अलग अलग होती है, तो उसको हम कस्टमाइज तरीके से आपको गाइड कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।